मैं कार में बैठते ही फिर से विंडो के सहारे सो जाता हूँ। जब मेरी आंख खुलती है तो बाहर एक अनजान विला दिखाई देता है, जिस पर मैं हैरानी से पूछता हूँ, यह मेरा घर तो नहीं है? मेरी प्रतिक्रिया देखकर थाम हूँ सो हल्का सा हंस देती है। आज नहीं है, लेकिन कल से होगा, और सही कहूँ तो ये हमारा न्यू हाउस है। उसका जवाब सुनकर मैं पूरी तरह स्तब्ध रह जाता हूँ। मेरी सारी नींद एक झटके में गायब हो जाती है। मैं कैप और सनग्लासेस उतारता हूँ और नीचे देखकर थाम हूसो की तरफ देखता हूँ, जिस पर उसकी मुस्कुराती आंखें सीधे मेरी नजरों से टकराती हैं। मेरे चेहरे की हैरानी देखकर वह तुरंत कारण समझ जाती है और खुद ही हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, वैसे मैं अपना परिचय देना भूल गई। मिस्टर लाम, मेरा नाम थाम हूसो है। मैं थोड़ा असहज होकर मुस्कुराता हूँ और जल्दी से उसका हाथ मिलाता हूँ। सॉरी, अभी नींद पूरी तरह खुली नहीं थी, इसलिए पहचान नहीं पाया। जिस पर थाम हूसो हल्के से मुस्कुराती है। उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम और शांत थी। कोई बात नहीं, आगे हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए काफी समय होगा। इधर दूसरी तरफ लियो न्यूयेन बर्थडे पार्टी हॉल के बाहर खड़ी अपनी ड्रेस ठीक कर रही थी। वह बड़ी सावधानी से हर सिलवट को सीधा कर रही थी। तभी उसका फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर वह फोन निकालकर देखती है। ड्राइवर का मैसेज था। मिस्टर लाम प्लेन में बैठ चुके हैं। काफी देर सोचने के बाद वह आखिर एक मैसेज भेज देती है, वहां पहुंचकर सेफ अराइवल का मैसेज जरूर करना। इसके बाद वह गहरी सांस लेती है और दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। जैसे ही उसकी नजर हॉल के बीचों बीच खड़े इंसान पर पड़ती है, उसका दिल तेज धड़कने लगता है। वह वही शख्स था जिसे वह दिन रात याद करती थी। जिस पर लियो न्यूयेन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कुछ कदम दूर पहुंचते ही उसे पास खड़े कुछ लड़कों की आवाज सुनाई देती है। ब्रदर ट्रान, आज तो हमें जरूर दिखाना पड़ेगा। इतना छिपाकर क्यों रखा है? जिस पर ट्रान ट्रान हंसते हुए कहता है, थोड़ा इंतजार करो, विश सेरेमनी के वक्त तुम सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। यह सुनकर लियो न्यूयन को 1 महीने पहले वाली बर्थडे पार्टी याद आ जाती है और उसकी आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। क्या 16 साल की उम्र वाला वह मजाक आज सच होने वाला था? पूरी पार्टी के दौरान लियो न्यूयन का दिमाग इसी बात में उलझा रहता है। वह घबराहट में बार बार वाइन पीती रहती है। जब बर्थडे केक आखिर सामने लाया जाता है, तब तक उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे थे। उसकी कुछ करीबी सहेलियां उसके चारों तरफ खड़ी थीं और उनके चेहरों पर भी रहस्यमयी मुस्कान थी, जिस पर वे हंसते हुए कहती हैं, न्यूयन, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। कैसा लग रहा है? लियो न्यूयेन बस सिर झुकाकर मुस्कुरा देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती। तभी डंग येन को अचानक कुछ याद आता है। वह अपना हाथ लियो न्यूयेन के कंधे पर रखती है और कहती है, लेकिन अगर सब सच हो गया तो लमसुइन का क्या होगा? ट्रंट्रच की बर्थडे पार्टी में लमसुइन का नाम सुनते ही लियो न्यूयेन की मुस्कान गायब हो जाती है और उसके दिल में अचानक अपराध बोध की लहर उठती है, जिस पर उसकी सहेलियां जल्दी से उसे दिलासा देने लगती हैं। ब्रेकअप कर दो, सीधे ब्रेकअप कर दो। वैसे भी वह बस एक साधारण लड़का है, ज्यादा मत सोचो, और अगर वह यहाँ आकर कोई ड्रामा करता है तो हम सब मिलकर संभाल लेंगे। नुये, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अपनी सहेलियों के लगातार उकसाने पर लियो नुये आखिर फोन निकालती है और कुछ शब्द टाइप करती है, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर जाकर रुक जाती है, जिस पर बाकी लड़कियां बेचैन हो जाती हैं। वे उसका हाथ पकड़ती हैं और सीधे सेंड बटन दबा देती हैं। स्क्रीन पर लिखा था, कहीं जा रही हूं, तुम्हें बता रही हूं, और उसके ठीक नीचे एक नया मैसेज दिखाई देता है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। दोनों मैसेजेस के बीच पूरे 3 घंटे का अंतर था। समय का हिसाब लगाया जाए तो इस वक्त तक मेरा प्लेन लैंड कर चुका होगा, मतलब बहुत जल्द मैं यह मैसेज देख लूंगा। लेकिन लियो न्यूयेन अभी भी खोई हुई बैठी थी, जिस पर उसकी सहेलियां उसे खींचकर हॉल के बीचों बीच ले जाती हैं। बर्थडे सॉन्ग पूरे हॉल में गूंज रही थी और लियो न्यूयेन उम्मीद भरी नजरों से तानत्रेच को देख रही थी, जिस पर तानत्रेच अपनी आंखें बंद करता है, हाथ जोड़ता है और दिल से विश मांगता है। उम्मीद है कि मेरे 28वें बर्थडे के बाद आने वाले साल में मैं और गिया हमेशा साथ रह सकें। यह सुनते ही 1 सेकंड पहले तक मुस्कुराती हुई लियो न्यूयन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। सिर्फ वही नहीं, कमरे में मौजूद बाकी लोग भी बुरी तरह चौंक जाते हैं। ग्याई कौन है? अरे हमसे भी मिलवाओ। चारों तरफ शोर मचने लगता है, जिस पर ट्रान ट्रान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड। अगले ही पल प्राइवेट रूम का दरवाजा बाहर से खुलता है। एक खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आती है और सबकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। हेलो एवरीवन। वह थी गिया। तानत्रेच खुशी से उसका हाथ पकड़ता है और सबके सामने अपने रिलेशनशिप की छोटी छोटी बातें बताने लगता है। उधर लियो न्यूयेन कमरे के कोने में बैठी लगातार शराब पी रही थी। एक ग्लास खत्म होता तो दूसरा शुरू हो जाता, जिस पर उसकी सहेलियां भी उसके साथ पीने लगती हैं। देखते ही देखते पूरा ग्रुप नशे में डूब जाता है। कुछ देर बाद डंग येन लड़खड़ाते हुए उठती है और सीधे तानत्रेच के सामने पहुंच जाती है। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए न्याय मांगना चाहती थी। तानत्रेच, क्या तुम्हें नुयेन से किया हुआ पुराना वादा याद नहीं है? यह सुनकर गिया के चेहरे पर जिज्ञासा आ जाती है। कौन सा वादा? जिस पर तानत्रेच का चेहरा तुरंत बदसूरत हो जाता है। लेकिन डंग येन अब नशे में थी, उसे किसी की परवाह नहीं थी। बाकी सहेलियां भी तुरंत बोल पड़ती हैं, तुमने कहा था कि 28 साल की उम्र में तुम नुयेन के साथ रहोगे, हम सबको याद है। क्या अब तुम अपना वादा तोड़ने वाले हो? यह सुनकर गिया के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वह सिर घुमाकर तानत्रेच की तरफ देखती है। सच में? जिस पर तानत्रेच तुरंत सफाई देता है, अरे वह तो शराब के नशे में बोला गया मजाक था, उसे कोई सच थोड़ी मानता है।
और अब मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। उसके हर शब्द किसी चाकू की तरह लियू न्यूयन के दिल में उतरते जाते हैं। वह एक हाथ से अपना सीना पकड़ती है, दूसरे हाथ से सोफा का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। सबकी हैरानी के बीच वह अचानक जोर से हंसने लगती है, मानो कोई पागल इंसान हंस रहा हो। सही कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मेरा भी बॉयफ्रेंड है। वह सब बस मजाक था। उसकी बात सुनकर हा गया फिर से मुस्कुराने लगती है। वह तांत्रिक का हाथ पकड़कर लियू न्यूयन के सामने आती है और बिल्कुल सामान्य अंदाज में पूछती है, तो फिर सब गलतफहमी थी। वैसे मैंने सुना है कि आपका बॉयफ्रेंड है, आज उसे साथ क्यों नहीं लाई? यह सुनकर लियू न्यूयन का दिमाग पूरी तरह खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी वह मजबूरी में मुस्कुराती है। वह शादी में गया है, उसके पास आने का समय नहीं था। जिस पर हा गया समझते हुए सिर हिला देती है, लेकिन ट्रांत की आंखों में अलग ही भाव दिखाई देता है। उसकी आवाज में शक साफ सुनाई देता था। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? मैं इतने समय से वापस आया हूँ, लेकिन मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना। यह सुनकर लियू न्यूयन बिल्कुल चुप हो जाती है, जिस पर डंगियां आगे बढ़कर उसका सहारा देती है और ट्रांत की तरफ देखकर ताने भरे अंदाज में कहती है, लाम शेन, वही नुये का बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी बर्थडे पार्टी में जो सबसे हैंडसम लड़का था। यह सुनते ही ट्रांत को वह रात याद आ जाती है जब मैंने मुस्कुराकर कहा था कि हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। उसे तभी से कुछ अजीब लगा था, जिस पर वह तुरंत पूछ बैठता है, लेकिन उस दिन तो तुम दोनों ने खुद कहा था कि सिर्फ दोस्त हो। डोंगियन हंस पड़ती है। कपल्स की लड़ाई थी बस, तुमने इतनी डेटिंग की है ये भी नहीं समझ पाए? यह सुनकर ट्रांट का चेहरा लाल और सफेद होने लगता है। वह गुस्से से डोंगियन को घूरता है, लेकिन भीतर की जलन दबा नहीं पाता। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, अगर सच में बॉयफ्रेंड है तो क्यों ना अभी कॉल करके पूछ लिया जाए। वैसे भी मुझे अपने नए जीजाजी से मिलना चाहिए। उसकी बात सुनते ही लियू न्यूयेन और उसकी सहेलियों के चेहरे काले पड़ जाते हैं, क्योंकि सबको अभी भेजा गया ब्रेकअप मैसेज याद आ जाता है। सिर्फ उनके चेहरे देखकर ही ट्रांत सब समझ जाता है, जिस पर वह सीधे मेरा चैट खोलता है और वीडियो कॉल की जगह वॉइस कॉल लगा देता है। यह देखकर कुछ लड़कियां फोन छीनने के लिए दौड़ पड़ती हैं, लेकिन हाँ गया उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तांत्रेज फोन का वॉल्यूम मैक्सिमम पर कर देता है। पूरे रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। अब सिर्फ रिंगिंग टोन सुनाई दे रही थी। लियू न्यूयन अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लेती है और मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। वह चाहती थी कि मैं फोन न उठाऊं। वह चाहती थी कि मैंने अभी तक ब्रेकअप मैसेज न देखा हो। हर रिंग के साथ उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। लगभग 1 मिनट गुजर जाता है। जब सभी लोग उम्मीद छोड़ने वाले होते हैं, तभी कॉल कनेक्ट हो जाती है। ब्रोदर ट्रैच, कोई काम था? मेरी आवाज सुनते ही लियू न्यूयन का चेहरा और भी सफेद पड़ जाता है। इसके उलट ट्रैच के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ जाती है। वह आराम से कहता है, कुछ खास नहीं, आज मेरा बर्थडे है। सुना है तुम न्यूयन के बॉयफ्रेंड हो, तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रहती है, जिस पर लियू न्यूयन की सांसें तक रुकने लगती हैं। फिर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, सॉरी, मैं अभी जिंगबई में हूँ, आ नहीं सकता। मेरी सामान्य आवाज सुनकर लियू न्यूयन को लगता है कि शायद मैंने अभी तक मैसेज नहीं देखा, जिस पर वह थोड़ा राहत की सांस लेती है। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। मैं धीमी आवाज में आगे कहता हूँ, वैसे एक बात और, मेरा और लियू न्यूयन का ब्रेकअप हो चुका है। ब्रोदर रिच, आप गलत मत समझिएगा। यह सुनते ही ट्रान भी थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी ज्यादा साफ दिखाई देती है। ब्रेकअप कब हुआ? मैं बिल्कुल शांत लहजे में जवाब देता हूँ, अभी लगभग 10 मिनट पहले मुझे उसका ब्रेकअप मैसेज मिला है। यह सुनते ही आसपास खड़े लोग हंसी रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई खुलकर हंसने की हिम्मत नहीं करता। ट्रांत हल्का सा हंसता है और ठंडी नजरों से उन लड़कियों को देखता है जो अभी तक तमाशा बना रही थी। फिर वह बेपरवाही से कहता है, ठीक है, मैं ये बात न्यूयेन तक पहुंचा दूंगा। मैं जवाब देता हूँ, धन्यवाद। और हाँ मिस्टर ट्रान, हैप्पी 28वें बर्थडे। साथ ही आपको और मिस हा को हमेशा खुश रहने की शुभकामनाएं। जानबूझकर या अनजाने में मैंने 28वें बर्थडे वाले शब्दों पर खास जोर दिया था, मानो मैं सबको बता रहा हूँ कि मुझे पूरी सच्चाई पहले से पता है, जिस पर कमरे में मौजूद कोई भी इंसान कुछ नहीं बोल पाता। सब बस चुपचाप कॉल करते हुए देखते रहते हैं। अगले ही पल पूरे रूम का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। लगभग 5 मिनट तक कोई एक शब्द नहीं बोलता। आखिर में हा गया ही माहौल संभालने के लिए आगे बढ़ती है और लियू न्यूयन को बैठने के लिए आमंत्रित करती है। तो लियू न्यूयन एक नई वाइन का ग्लास पीकर इस पूरे मामले को हल्के में लेकर खत्म करने की कोशिश करती है। फिर वह ग्लास में बची आखिरी बूंद तक वाइन खत्म कर देती है और जोर से ग्लास टेबल पर रख देती है, जिसके बाद वह अपनी कुछ करीबी फ्रेंड्स को साथ लेकर बर्थडे पार्टी से निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर जाने लगती है, नशे की हल्की हालत में उसे हा गया और किसी दूसरे इंसान की बातचीत सुनाई देती है। आना ट्रैच, क्या यह मिस्टर लाम की बक्का रहने वाला है? जिस पर दूसरा इंसान कहता है, सुना तो मैंने भी यही है, क्यों, क्या हुआ? जिसके जवाब में हा गया कहती है, कुछ नहीं, बस किन बैक में लम सरनेम थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। इसके बाद जैसे ही लियू न्यूयेन बैंकेट हॉल से बाहर निकलती है, उसकी फ्रेंड्स
तुरंत उसके आसपास इकट्ठा हो जाती हैं और उसे एक दूसरे रूम में ले जाती हैं। फिर सब एक साथ उसे दिलासा देने लगती हैं। नुये, ट्रांथरेच जैसे इंसान से शादी न होना भी अच्छी बात है। जरा सोचो, पिछले 7 सालों में उसकी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड्स रही हैं। जिस पर दूसरी फ्रेंड कहती है उसकी वेडिंग हुई तो शायद 10 से ज्यादा टेबल सिर्फ एक्स गर्लफ्रेंड्स के लिए लगानी पड़े। ऐसे प्लेबॉय टाइप आदमी से शादी करके भी क्या फायदा, पता नहीं आगे कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़े। फिर भी ला मैक्सवेन के साथ रहना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही, ला मैक्सवेन किस बात में तांत्रेच से कम है। आज वह जरूर गुस्से में होगा, तभी उसने ऐसी बातें कही हैं। नुये, तुम वापस जाओ और उसे अच्छे से समझाओ। वो तुम्हें इतना पसंद करता है, जरूर तुम्हारी बात समझ जाएगा। यह सुनकर लियू नुयेन को अपनी फ्रेंड्स की बातों से थोड़ी हिम्मत मिलती है। फिर धीरे धीरे उसका खराब मूड भी शांत होने लगता है। इसके बाद वह अपना फोन निकालती है और मुझे मैसेज भेजने के लिए सोचने लगती है। काफी देर सोचने के बाद वह एक मैसेज टाइप करती है। ला मैक्सवेन, अभी हम सब एक गेम खेल रहे थे और मैं हार गई, जिसकी पनिशमेंट ये थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप बोलना था। फिर किसी और से कॉल करवाकर तुम्हारा रिएक्शन भी देखना था। तुम इसे सच मत मानना, ठीक है? तुम किन्हबक कब पहुंचे? होटल में चेक इन कर लिया क्या, या अभी वेडिंग वेन्यू सजाने में बिजी हो? कल वापस आओगे या परसों? अगर चाहो तो मैं तुम्हें लेने आ सकती हूँ। लेकिन मैसेज भेजने के बाद भी बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं आता, जिस पर लियू नुयेन लगातार फोन स्क्रीन को देखती रहती है और उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी एक दूसरे को देखती हैं और जल्दी से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। वेडिंग की तैयारी में वह जरूर बहुत बिजी होगा। येन, ज्यादा मत सोचो, जैसे ही उसे टाइम मिलेगा वह तुम्हें रिप्लाई कर देगा। और अगर वह सच में नाराज हुआ तो हम सब कल तुम्हारे साथ किन्हबक चलेंगे। फिर तुम खुद जाकर उसे सॉरी बोल देना। उधर जब मुझे लियू नुयेन का मैसेज मिलता है तब मैं रूम में थाम हुसो के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रहा होता हूँ। मैं मैसेज खोलता हूँ और पहली लाइन पढ़ते ही हंस पड़ता हूँ। इतनी जल्दी ऐसा बहाना बना लेना, सच में उसका दिमाग काफी तेज है। लेकिन अफसोस, अब मैं उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं करने वाला था। मैं आसानी से इमेजिन कर सकता था कि ट्रांथरेच ने सबके सामने उसे रिजेक्ट कर दिया होगा और अपनी बची हुई इज्जत बचाने के लिए वह अब मुझे मनाने की कोशिश कर रही है। जिस पर मुझे वह अजीब फोन कॉल भी याद आ जाती है। शायद वहां का सीन मेरी कल्पना से भी ज्यादा मजेदार रहा होगा। यह सोचकर मुझे अचानक थोड़ा अफसोस होने लगता है कि मैं वह नजारा अपनी आंखों से नहीं देख पाया। फिर मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ, जिस पर थाम हुसो, जो अपनी वेडिंग ड्रेस ठीक कर रही होती है, मेरी तरफ देखकर पूछती है, क्या हुआ? क्या ये वेडिंग ड्रेस अच्छी नहीं लग रही? अगर पसंद नहीं है तो मैं अभी नई ड्रेस मंगवा देती हूँ। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वेडिंग की तैयारी में बिजी होने की वजह से एक मजेदार ड्रामा मिस हो गया, उसी का थोड़ा अफसोस है। यह सुनकर वह उत्सुक होकर पूछती है, कैसा ड्रामा? अगर कन्वीनियंट हो तो मुझे भी बताओ। मैं चाहकर भी पूरी बात नहीं बताता। आखिर अपनी फियांसे के सामने एक्स गर्लफ्रेंड की बातें करना ठीक नहीं लगता था, इसलिए मैं बस इतना कहकर बात टाल देता हूँ कि कुछ पुराने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में थोड़ा ड्रामा हो गया था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमें वेडिंग की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, जिस पर थाम हुसो भी आगे सवाल नहीं करती और लिविंग रूम में जाकर कुछ स्नैक्स लेकर आती है। फिर वह पूछती है, क्या आपको भूख लगी है? पहले कुछ खा लीजिए, थोड़ी देर में काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ बाहर डिनर करने चलूंगी। वैसे आपका कुछ खाने का मन है? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, सच कहूँ तो मुझे थोड़ा भूख लगी है। फिर मैं उससे पूछता हूँ कि वह क्या खाना चाहती है। उसकी पसंद की हर डिश याद रखने के बाद मैं बाहर जाकर सब अरेंज करने लगता हूँ, लेकिन ऑर्डर करते समय भी मेरा दिमाग लगातार सोचता रहता है। मेरी जानकारी के मुताबिक थाम हुसो किन्हबक के थाम ग्रुप की तीसरी बेटी है और मुझसे 2 साल छोटी है। उससे बड़ी 2 सिस्टर्स हैं, एक उससे 2 साल बड़ी है और दूसरी 5 साल बड़ी। वर्तमान में उसकी बड़ी सिस्टर थाम ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है और बचपन से थाम हुसो को भी उसी बड़ी सिस्टर ने पाला बढ़ाया था, जिसकी वजह से उसका स्वभाव काफी अच्छा और सभ्य बना। पिछले कुछ सालों से लाम फैमिली और थाम फैमिली का आना जाना काफी बढ़ गया था। दोनों फैमिलीज ने हर पहलू से जांच पड़ताल करने के बाद ही इस मैरिज अलायंस का फैसला किया था। मां के मुताबिक थाम हुसो ने मेरी फोटो देखते ही इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था और वह मुझसे काफी संतुष्ट भी थी, लेकिन इस बात पर मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ। आखिर मैंने अभी अभी अपना पिछला रिलेशनशिप खत्म किया था और फैमिली के लिए वापस लौटकर जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया था। शादी को लेकर मैंने कभी ज्यादा गंभीरता से नहीं सोचा था। मेरा मानना था कि साथ रह सके तो ठीक, नहीं तो डिवोर्स भी कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक फर्स्ट साइट लव की बात है, मुझे तो ये बिल्कुल भी सच नहीं लगता था, लेकिन एक दोपहर साथ बिताने के बाद मेरा नजरिया थोड़ा बदलने लगता है। हालांकि हम अभी भी ज्यादा क्लोज नहीं थे, फिर भी छोटी छोटी बातों से मैं फील कर सकता था कि मेरी यह फियांस सच में बहुत अच्छी इंसान है। उसकी ब्यूटी की तो बात ही अलग थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसकी पर्सनैलिटी शानदार थी। वह जेंटल थी, काइंड थी, ऑर्गेनाइज्ड थी और हर काम बहुत ध्यान से करती थी। साथ ही वह लोगों की भावनाओं को भी अच्छी तरह समझती थी। कुल मिलाकर इस अचानक मिली फियांसे से मैं काफी संतुष्ट था, और सिर्फ संतुष्ट ही नहीं बल्कि थोड़ा सरप्राइज भी था। लगता है इस बार मॉम डैड की नजर सच में काफी अच्छी निकली। उधर पूरी रात ड्रिंकिंग करने के बाद अगले दिन सुबह लियू नुयेन की आंख खुलती है और जागते ही सबसे पहला काम वह फोन चेक करना करती है, लेकिन 10 घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी चैट विंडो पूरी तरह खाली पड़ी होती है। यह देखकर
लियू न्यूयन गुस्से में अपनी आंखें कई बार मलती है, फिर अचानक फोन उठाकर दीवार पर दे मारती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जाग जाते हैं। सब उसकी तरफ देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि उसका मूड कितना खराब है। किसने सोचा था कि लाम एक्सुएन भी ऐसे हार्ड टू गेट वाले ट्रिक्स खेलेगा। जिस पर उसकी फ्रेंड्स जल्दी से उसे समझाने लगती हैं, चिंता मत करो न्यूयन, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे और उसे वापस मना लेंगे। बाकी लोग भी लगातार उसे दिलासा देते रहते हैं, जिससे उसका मूड थोड़ा बेहतर होने लगता है। इसके बाद पूरा ग्रुप होटल से निकलता है और सीधे एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में लियू न्यूयन दूर दिखाई देती ऊंची बिल्डिंग्स को देखती रहती है और सोच में डूबी रहती है। उसके दिल में हल्का पछतावा भी उठने लगता है। अगर उसे पहले पता होता कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी तो शायद वह कल ही किन बैक चली जाती, लेकिन अब पछताने से भी कुछ बदलने वाला नहीं था। त्रांतराज की बातें सुनने के बाद उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। पिछले कई सालों में उसने अनगिनत बार हार मानने के बारे में सोचा था, लेकिन 28 साल वाली उस प्रॉमिस की वजह से वह हमेशा उम्मीद लगाए रखती थी। खासकर मेरे साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वह लगभग मानसिक रूप से टूटने लगी थी। उसे समझ नहीं आता था कि मेरे जैसे इंसान का सामना किस चेहरे से करे जो हमेशा पूरे दिल से उससे प्यार करता रहा था। और अब उसके सामने मौजूद यह चॉइस भी आखिरकार अंतिम फैसला मांग रही थी, जिस पर वह धीरे धीरे अपने दिल की असली आवाज को टटोलने लगती है। जिस पर लियू न्यूयन अचानक अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखकर कहती है, अगर आज भी मैं उसे मना नहीं पाई तो मैं उससे मैरिज प्रपोजल करने की सोच रही हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है? यह सुनते ही, खासकर मैरिज शब्द सुनकर, उसकी कई फ्रेंड्स हैरानी से आंखें बड़ी कर देती हैं। क्या लाम एक्सुएन से शादी? जिस पर एक फ्रेंड कहती है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से तुम्हारे अंकल शायद इस रिश्ते के लिए आसानी से तैयार नहीं होंगे। दूसरी फ्रेंड भी तुरंत बोल पड़ती है, वैसे लाम एक्सुएन बुरा इंसान नहीं है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है और उसका कैरेक्टर भी ठीक है। रिलेशनशिप के लिए तो वह काफी अच्छा पार्टनर है, लेकिन अगर मैरिज की बात करें तो सच कहूं, मुझे अभी भी लगता है कि वह पूरी तरह तुम्हारे बराबर नहीं है। हालांकि सभी फ्रेंड्स अपनी अपनी राय दे रही थीं, लेकिन लियू न्यूयन के कानों तक उन बातों का असर ही नहीं पहुंच रहा था। वह सीट पर सिर टिकाकर बैठ जाती है और उसके दिमाग में मेरे साथ बिताए पुराने दिन बार बार घूमने लगते हैं। 25वें बर्थडे के बाद से हर कुछ महीनों में मैं कभी खुलकर तो कभी इशारों में मैरिज की बात छेड़ देता था, जिस पर वह हमेशा समझ जाती थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह यह भी जानती थी कि मेरी फैमिली लगातार मुझ पर दबाव डाल रही है, लेकिन अपने दिल में छिपे उस छोटे से स्वार्थ की वजह से वह हमेशा अनजान बनने का नाटक करती रही। अब हम दोनों की उम्र भी कम नहीं रही थी और मैं हमेशा पूरी ईमानदारी से उसके साथ खड़ा रहा था, जिस पर अब उसे लगने लगा था कि शायद वह मुझे और ज्यादा समय तक खोने का जोखिम नहीं उठा सकती। हालांकि मैरिज के बाद आने वाली मुश्किलों को सोचकर उसके मन में अभी भी कई डर मौजूद थे, लेकिन फिर भी वह एक बार कोशिश करना चाहती थी। यह सोचते सोचते लियू न्यूयेन आखिरकार किन्ह बक पहुंचकर मैरिज प्रपोजल देने का फैसला कर लेती है, जिस पर प्लेन में चढ़ने से पहले वह अपने असिस्टेंट को मैसेज भेजती है। वह उसे कुछ समय पहले इंटरनेट पर काफी चर्चा में रहे वेडिंग रिंग्स के पेयर को ऑक्शन से खरीदने का ऑर्डर देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद असिस्टेंट रिप्लाई करता है, मिस लियू, वह रिंग पेयर पहले ही किसी ने बहुत बड़ी कीमत देकर खरीद लिया है। यह सुनकर लियू न्यूयेन थोड़ा चौंक जाती है। सिर्फ वेडिंग रिंग्स ही तो हैं, इतनी ज्यादा कीमत कैसे लग गई? जिस पर वो बायर का नाम पूछती है। असिस्टेंट सिर्फ एक वर्ड भेजता है, थाम। यह नाम देखते ही लियू न्यूयेन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। किन्हा बक का थाम फैमिली नाम इस सर्कल में किसी गरजते हुए ठंडर की तरह मशहूर था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसकी थोड़ी जान पहचान थाम फैमिली की सेकंड यंग लेडी से भी थी, जिस पर वह तुरंत कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ से हंसते हुए जवाब आता है, ओह, उस वेडिंग रिंग पेयर की बात कर रही हो? हाँ, वह मैंने ही खरीदा है। आज मेरी छोटी सिस्टर की वेडिंग है, मैंने न्यू कपल को गिफ्ट देने के लिए खरीदा है। न्यूयेन, तुमने पूछने में थोड़ी देर कर दी। यह सुनकर लियू न्यूयेन और ज्यादा हैरान हो जाती है। आज थाम फैमिली की यंग लेडी की भी वेडिंग है। उसके मन में अजीब सा एहसास पैदा होता है, आज सारी खुशियां एक ही दिन क्यों इकट्ठा हो रही हैं। हालांकि उसके मन में कई सवाल थे, फिर भी वह विनम्रता से कहती है, सॉरी, शायद मैंने ज्यादा वाइन पी ली थी, इसलिए ऑक्शन भूल गई। प्लीज मेरी तरफ से यंग मिस को कंग्रेचुलेशन जरूर दे दीजिए। वैसे लकी ग्रूम कौन है? जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, मेरी सिस्टर की शादी लाम फैमिली के यंग मास्टर से हो रही है। दोनों फैमिलीज एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं। जैसे ही लियू न्यूयेन लाम फैमिली शब्द सुनती है, उसके दिमाग में तुरंत लाम शेन का नाम चमक उठता है, जिस पर उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। क्या लाम शेन भी उसी वेडिंग में शामिल होने के लिए बक आया है? क्या उसका थाम फैमिली या लाम फैमिली से कोई कनेक्शन है? लेकिन जैसे ही वह कार से उतरती है और ठंडी सर्द हवा उसके चेहरे से टकराती है, उसके सारे अजीब ख्याल धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। वह सिर हिलाती है और अपनी कनपटी दबाती है, फिर खुद से कहती है, यह सब बेकार की बातें हैं। वह तो एक साधारण काउंटी टाउन का लड़का है, उसका लाम फैमिली से क्या संबंध हो सकता है? इसके बाद प्लेन कैपिटल एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जैसे ही लियू न्यूयेन बाहर निकलती है, वह मुझे कॉल करती है, जिस पर फोन कनेक्ट होते ही पीछे लोगों की शोर भरी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरा टोन ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं सीधे कहता हूँ,
मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने अचानक कॉल क्यों किया है। जैसे ही वह एक्स गर्लफ्रेंड शब्द सुनती है उसे कल की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसका ब्लड प्रेशर तक बढ़ जाता है, लेकिन वह जानती थी कि अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, इसलिए वह खुद को शांत रखते हुए कहती है, लैम एक्सुएन, कल वाला ब्रेकअप सच में सिर्फ एक जोक था। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सकते? जिस पर मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, विश्वास? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह गेम था या जोक। मैं सिर्फ उसकी फ्रेंड्स तुरंत उसे शांत करने लगती हैं। फोन पर लड़ने का कोई फायदा नहीं है, थोड़ी देर में फेस टू फेस बात करना, तब सब ठीक हो जाएगा। काफी देर समझाने के बाद उसका मूड थोड़ा शांत होता है। इसके बाद सब लोग डिन ट्विंसन ट्रांग की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही यह नाम सुनाई देता है सभी फ्रेंड्स एक दूसरे को देखने लगती हैं। उनके चेहरों पर साफ हैरानी दिखाई देने लगती है। रुको, क्या ये वही डिन ट्विंसन ट्रांग नहीं है जो किनबैक के सबसे बड़े रिच फैमिलीज का गैदरिंग प्लेस माना जाता है, जहां आने वाले लोग पूरे सिटी को हिला सकते हैं? अगर लम सुएन के फ्रेंड की वेडिंग यहाँ हो रही है तो ये बात कुछ अजीब नहीं लगती? यह सुनकर लियो न्यूयेन का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है। प्लेन में उठी हुई वह अजीब सी सोच फिर से उसके दिमाग में लौटने लगती है। कहीं कहीं लाम क्सुएन सच में लाम फैमिली का यंग मास्टर तो नहीं? उधर समय 10:30 का हो चुका था। वेडिंग शुरू होने वाली थी। गेस्ट्स एक एक करके अपनी सीट्स पर बैठने लगते हैं। मैं टॉप फ्लोर की बालकनी पर खड़ा पूरा वेन्यू देख रहा होता हूँ। यह पूरी वेडिंग थाम हुसो ने खुद प्लान की थी, और अब इसे देखकर मुझे एहसास होता है कि मॉम ने जो बातें कही थीं वे शायद बढ़ा चढ़ाकर नहीं बल्कि कम करके बताई थीं। लैम फैमिली और थाम फैमिली के अलायंस की वजह से पूरे अपर सर्कल के बड़े बड़े लोग यहाँ पहुंचे थे। मेरे हिसाब से 700 या 800 गेस्ट्स काफी थे, लेकिन वेन्यू देखकर लगता था जैसे हजारों लोगों की तैयारी की गई हो। हालांकि धूप निकल आई थी, फिर भी विंटर का मौसम था, जिस पर गेस्ट्स को आराम देने के लिए चारों तरफ बड़े बड़े हीटिंग सिस्टम्स लगाए गए थे। वेडिंग स्टेज को सजाने के लिए यूरोप से एयर कार्गो द्वारा फ्रेश फ्लावर्स मंगवाए गए थे। इतना ही नहीं, वेडिंग गिफ्ट के रूप में हर गेस्ट को प्योर गोल्ड से बना लॉन्गिविटी लॉक भी दिया जा रहा था। इस पूरे आयोजन की लग्जरी देखकर यहाँ तक कि विदेश में पला बढ़ा मैं भी थोड़ा शॉक हो जाता हूँ। मैं हवा से बिखरे बाल ठीक करता हूँ और कुछ कहने ही वाला होता हूँ कि तभी थाम हूँ सो मेरे पास आ जाती है। बाहर ठंड है, अंदर चलिए। मैं सिर हिलाता हूँ और उसके साथ रूम में लौट आता हूँ, जिस पर वह मुझे एक हॉट कॉफी पकड़ा देती है। फिर कहती है, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कॉल करके पूछा कि वेडिंग वेन्यू कहाँ है। क्या वह आपका फ्रेंड है? जरूरत हो तो हम किसी को गेट पर भेज सकते हैं। यह सुनकर मैं तुरंत अपना फोन उठाता हूँ और कॉल लॉग चेक करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं नेम देखता हूँ मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। कॉल तंग ज्ञान का था, मतलब वह लोग किन्ह बक पहुंच चुके थे। जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर कहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है, वे खुद रास्ता ढूंढ लेंगे। फिर मुझे अचानक कुछ याद आता है, वैसे आज यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और मैंने सुना है कि पास वाली पहाड़ी पर कई रिपोर्टर्स और पापरात्सी छिपे हुए हैं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा देना बेहतर होगा। कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जिस पर थाम हुसो बिना ज्यादा सोचे तुरंत एग्री कर जाती है। जाने से पहले वह वेडिंग रिंग मेरे हाथ में रख देती है। मैं उसके जाते हुए बैक व्यू को देखता हूँ और उसके रूम से बाहर निकलते ही मेरे चेहरे पर दबा हुआ स्माइल आखिर खुलकर सामने आ जाता है। लियो न्यूयेन मेरी वेडिंग में पहुंच चुकी थी। मैं सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि जब वह मुझे वेडिंग स्टेज पर देखेगी तब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कितना शानदार होगा। ये सोचकर मैं रिंग बॉक्स खोलता हूँ, लेकिन रिंग पेयर को देखते ही मैं अचानक कुछ सेकंड के लिए ठिठक जाता हूँ, क्योंकि ये वही वेडिंग रिंग्स थीं जिन्हें मैंने 2 महीने पहले देखा था। 2 महीने पहले मैंने यही रिंग पेयर एक मैगजीन में देखा था और उसी समय इसे लियो न्यूयेन को भी दिखाया था। उस वक्त मैं अभी भी यह इमेजिन करता था कि एक दिन मैं एक गमत घुटने पर बैठकर उसे मैरिज प्रपोजल दूंगा, लेकिन किसने सोचा था कि सिर्फ आधे महीने बाद ही मुझे उसके और ट्रैन थ्रेज के बीच की सच्चाई पता चल जाएगी। आज वेडिंग भी हो रही थी और वह रिंग पेयर भी आखिर मेरे हाथों में थी, जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। बस फर्क इतना था कि ब्राइड बदल चुकी थी, लेकिन आज 7 सालों में हुई उन सभी बातों को लेकर मेरे दिल में अब कोई लगाव नहीं बचा था। सिर्फ एक अजीब सी राहत फील हो रही थी। ठीक 11 बजे वेडिंग सेरेमनी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। सभी गेस्ट्स की नजरों के बीच थाम हुसो के पिता उसका हाथ पकड़कर धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसे मेरे हाथों में सौंप देते हैं। इसके बाद सभी रिचुअल्स एक एक करके पूरे होते हैं और बहुत जल्द रिंग एक्सचेंज सेरेमनी का समय भी आ जाता है। मैं वेडिंग रिंग उठाता हूं और उसे थाम हुसो की उंगली में पहनाने ही वाला होता हूं कि तभी ऑडियंस की तरफ से अचानक भारी शोर सुनाई देता है, जिस पर मैं नीचे नजर डालता हूं और अगले ही पल लियो न्यूयेन दिखाई देती है। वह लगभग पागलों की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स को धक्का देती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें सीधे स्टेज पर टिकी हुई थीं। उसके पीछे उसकी फ्रेंड्स भी भागती चली आ रही थीं और लगातार मेरा नाम पुकार रही थीं। यह अचानक हुई घटना पूरे वेन्यू का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। सभी गेस्ट्स की नजरें अब स्टेज और ऑडियंस एरिया के बीच घूमने लगती हैं, लेकिन चारों तरफ मौजूद हैरान और उत्सुक निगाहों के बीच भी मैं पूरी तरह शांत खड़ा रहता हूं।
फिर मैं लियू न्यूयन की तरफ देखता हूँ। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था, जिस पर मैं धीरे से थाम होसो की तरफ मुड़कर कहता हूँ, सॉरी, यह शंघाई में मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं। क्या सेरेमनी थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट चाहिए ताकि मैं जाकर उन्हें शांत कर सकूं। यह सुनकर थाम होसो कुछ सेकंड सोचती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है, जिस पर मैं स्टाफ को रुकने का इशारा करता हूँ। उधर सिक्योरिटी गार्ड्स पहले ही हंगामा करने वालों को कंट्रोल कर चुके थे। वे उन्हें बाहर ले जाने ही वाले थे कि मेरे इशारे पर रुक जाते हैं। शुरुआत से लेकर अब तक लियू न्यूयेन की नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी हुई थीं। एक पल के लिए भी उसने मुझे देखना बंद नहीं किया था, और जब उसने मुझे ग्रूम सूट पहने पूरी शांति के साथ अपने सामने खड़ा देखा तो उसका गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह दांत भींच कर कहती है, तुमने कहा था कि तुम अपने फ्रेंड की वेडिंग अटेंड करने आए हो, तो वह फ्रेंड तुम खुद थे? उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा हंसी आ जाती है। मैं शांत स्वर में जवाब देता हूँ, आमतौर पर जब कोई कहता है कि उसका एक फ्रेंड है तो कई बार उसका मतलब खुद वही इंसान होता है। मेरी बात सुनते ही लियू न्यूयेन लगभग गुस्से से बेहोश होने वाली हालत में पहुंच जाती है। जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो उनमें सिर्फ जलता हुआ गुस्सा दिखाई देता है। वह जोर से पूछती है, तो यह वजह थी? तुम चुपचाप किसी और से शादी कर रहे थे? जिस पर मैं हल्के से भौं उठाता हूँ। चुपचाप? मेरी वेडिंग की खबर इंटरनेट पर 1 महीने से ज्यादा समय से घूम रही है। लियू न्यूयेन, क्या तुम ऑनलाइन नहीं जाती? यह सुनते ही लियू न्यूयेन अचानक कुछ याद करती है। उसकी नजर तुरंत थाम होसो पर चली जाती है, और जैसे ही वह उसका चेहरा ध्यान से देखती है उसका पूरा शरीर कांप उठता है, क्योंकि थाम होसो का चेहरा उसकी बड़ी बहन थाम वान से काफी मिलता जुलता था। अगले ही पल उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसके होंठ कांपने लगते हैं और चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगता है। थाम होसो, उसका हस्बैंड लामशुएन, उधर तांग यान और बाकी लोग भी आखिर सच्चाई समझ जाते हैं। वे सभी अवाक रह जाते हैं। फिर किसी के मुंह से अनायास निकलता है, लैमेक्स्युएन, तुम किन्ह बक्के लैम फैमिली से हो? जिस पर मैं उनकी तरफ देखता हूँ और बेहद धैर्य से अपना परिचय देता हूँ, और सटीक शब्दों में कहूँ तो मैं किनबक लम ग्रुप का अगला सक्सेसर हूँ। मिस्टर लम नाउथियन और मिसेज दिएप्तुअन का इकलौता बेटा, और थमहुसो का हस्बैंड। अब भी मेरी आइडेंटिटी को लेकर किसी को कोई डाउट है? मेरे मुंह से निकला हर टाइटल उन 6 लोगों को पूरी तरह चुप करा देता है। शंघाई में भले ही ये यंग लेडीज काफी प्रभावशाली मानी जाती थीं, लेकिन यह किन्हबक था, देश की राजधानी, और यहाँ लाम फैमिली तथा थाम फैमिली के सामने उनका स्टेटस सच में बहुत छोटा था। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहता है। फिर आखिरकार लियू न्यूयेन भारी आवाज में वह सवाल पूछती है जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था, पहले तुमने कभी यह बात क्यों नहीं बताई? जिस पर मैं शांत नजरों से उसे देखता हूँ। क्या तुमने भी मुझसे बहुत सी बातें नहीं छिपाई? जैसे वह 28 ईयर्स वाली प्रॉमिस। मेरे मुंह से यह सुनते ही लियू न्यूयन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। वह तुरंत घबरा जाती है और जल्दी जल्दी समझाने लगती है, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ लमसुएन, मैंने ट्रांट्राज को कभी पूरी तरह नहीं भुलाया था, लेकिन पिछले 7 सालों में वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, क्योंकि तभी पूरे समय शांत खड़ी थाम ह्यूसो अचानक बोल पड़ती है। वह सीधे सिक्योरिटी की तरफ देखकर कहती है, उन्हें नीचे ले जाइए। इसके बाद वह मेरा हाथ पकड़ लेती है और बेहद कोमल आवाज में मुझसे कहती है, अभी इस मामले को हैंडल करने का सही समय नहीं है। लैमेक्स्युएन, वेडिंग खत्म होने के बाद हम तुम्हारे फ्रेंड्स को अलग से डिनर पर इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट्स को ज्यादा देर इंतजार नहीं करवाना चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं सच में थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने महत्वपूर्ण मोमेंट पर वह इतनी निर्णायक और मैच्योर होगी। हालांकि मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन यह उन्हें पूछने का समय नहीं था, जिस पर मैं सिर हिलाकर उसकी बात मान लेता हूँ। इसके बाद थाम हुसो मेरा हाथ पकड़ती है और हम दोनों वापस स्टेज के सेंटर की तरफ लौट जाते हैं। फिर म्यूजिक दोबारा बजना शुरू होता है। चारों तरफ से ब्लेसिंग्स और अप्लॉज की आवाजें गूंजने लगती हैं, और उसी माहौल में ब्राइड और ग्रूम आखिर रिंग एक्सचेंज सेरेमनी पूरी कर लेते हैं। इसके बाद बुके टॉस का मोमेंट आता है। आसमान से फूलों की पंखुड़ियां, सफेद फेदर और चमकती हुई रिबन्स गिरने लगती हैं। हल्की धूप थाम हुसो के चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसका खूबसूरत और नाजुक चेहरा और भी ज्यादा चमकने लगता है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ जाता हूँ। वेडिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मुझे थोड़ी थकान महसूस होती है, जिस पर दिन में हुई सारी घटनाएं मेरे दिमाग में घूमने लगती हैं, और मुझे लगता है कि अब थाम हुसो से खुल। लेकिन अगर आप नहीं बताना चाहते तो मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। उसका यह शांत और संतुलित रवैया मुझे सच में चौंका देता है। पहली बार मुझे महसूस होता है कि शायद मैंने किसी साधारण लड़की से शादी नहीं की। मैं पूछता हूँ, तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती कि मेरा और उनका क्या रिश्ता था? तुम्हें यह चिंता नहीं है कि आज की घटना आगे चलकर कोई प्रॉब्लम बन सकती है? जिस पर थाम हुसो आराम से सोफा पर बैठ जाती है। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा जरूर थी, लेकिन घबराहट बिल्कुल नहीं थी। वह मुस्कुराकर कहती है, क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन चिंता ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी वेडिंग अच्छी तरह पूरी हो गई। अब आप मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों साथ मिलकर आगे की जिंदगी बिताएंगे। जहां तक पास्ट का सवाल है, अगर आप बताना चाहें तो मैं खुशी से सुनूंगी। अगर नहीं बताना चाहते तो भी मैं समझ सकती हूँ। जो बातें खत्म हो चुकी हैं
उनके पीछे अटक कर रहने का क्या फायदा। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो जाता हूँ और एक बार फिर इंसानों के बीच फर्क को महसूस करता हूँ। साथ ही थामहूसो को भी नए नजरिए से देखने लगता हूँ। उसकी बातों का असर मुझ पर पड़ता है, जिस पर मैं तय करता हूँ कि अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं सीधे सच बताना शुरू करता हूँ। आज वेडिंग में जो लोग आए थे उनमें मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी फ्रेंड्स थीं। हम 7 साल तक रिलेशनशिप में थे। मैं उससे मैरिज करना चाहता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा किसी और के लिए जगह थी। जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मैंने ब्रेकअप करने का फैसला कर लिया। फिर मैं किन्ह बक वापस आ गया। उसी समय मॉम डैड लगातार मैरिज के लिए दबाव डाल रहे थे और मैंने भी बिना ज्यादा सोचे इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। कल ही हमारा ऑफिशियल ब्रेकअप हुआ है। उसे ये नहीं पता था कि मैं लाम फैमिली से हूँ, इसीलिए वह आज वेडिंग वेन्यू तक पहुंचकर हंगामा करने आ गई। यह कहकर मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने लगता हूँ। जॉन के चेहरे पर एक बहुत ही सटल एक्सप्रेशन दिखाई देता है। कल ही ब्रेकअप हुआ था और आज शादी हो गई, क्या ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है? जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ कहती हूँ, शायद थोड़ा जल्दी है, लेकिन हम दोनों सिर्फ बिजनेस मैरिज में हैं। बस बाहर वालों की नजर में एक स्टेबल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बनाए रखना है ना? यह सुनकर मेरे चेहरे पर भरा हुआ कॉन्फिडेंस देखकर शेन यूचू के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठते हैं। जिस पर वो पूछती है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा मैरिज पार्टनर कैसा इंसान है? जिसके जवाब में मैं आराम से कहता हूँ, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस जल्द से जल्द लिन ग्रुप इनहेरिट करना चाहता हूँ। यह सुनते ही शेन यूचू का दिल जोर से धड़कता है। वह काफी देर तक मुझे देखती रहती है, जिसके बाद धीरे से सिर हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ लियू रोयान को गार्ड्स कई 100 मीटर दूर तक घसीट कर ले गए थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड्स की हालत भी उससे बेहतर नहीं थी। कुछ लोगों को विला के बाहर फेंक दिया गया था, जहां गुस्से से भरे दर्जनों गार्ड्स खड़े थे, जिस पर उनमें से कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। और फिर सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स अपने कैमरों लेकर मौजूद थे। सेंचुरी वेडिंग की खबर न मिल पाने की वजह से सभी बेचैन थे। तभी एक तेज नजर रिपोर्टर लियू रोयान को पहचान लेता है और तुरंत चिल्लाते हुए इंटरव्यू लेने दौड़ पड़ता है। मिस लियू, क्या आपको भी मिस शेन और मिस्टर लिन की वेडिंग में इनवाइट किया गया था? आपकी हालत इस वक्त कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या अंदर कुछ हुआ है? एक रिपोर्टर के आगे बढ़ते ही बाकी सभी रिपोर्टर्स भी फोटो और इंटरव्यू के लिए टूट पड़ते हैं। लियू रोयान का मूड पहले ही बेहद खराब था और अब उसकी ये बिखरी हुई तस्वीरें भी खींची जा रही थीं, जिस पर वह पूरी तरह भड़क जाती है। सामने खड़े रिपोर्टर को धक्का देकर गिरा देती है, कई कैमरों तोड़ देती है और अपने लोगों को लेकर वहां से चली जाती है। उसी रात लियू रोयान द्वारा रिपोर्टर को मारने की खबर एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में छा जाती है। लियू ग्रुप के शेयर्स एक ही रात में बुरी तरह गिर जाते हैं और लगातार नेगेटिव न्यूज सामने आने लगती है। लियू फैमिली चाहे कितना भी पैसा खर्च कर ले, इन खबरों को दबा नहीं पाती। जब चेन